वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही आता है और आप हर जगह पे इसका यूज़ देखेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अगर ये समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा, आपको किसी भी प्रश्न का आंसर देने में। तो आइए चलते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही एक पॉइंट्स है जाति। जाति शब्द रोज़ सुनते होंगे, आप देखते भी हैं कि फलाना जात का आदमी के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतने का आपको भी सुनिए। तो जाति तो आप समझ ही रहे हैं कि हिंदू धर्म में जातीय सांस्कृतिक प्रणाली पाई जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जातीय संस्करण प्रणाली है और उसी को जाति बोलते हैं। उसी में जो आते हैं जातीय संस्करण प्रणाली में जो लोग आते हैं, विभिन्न जाति के लोग, उसका जाति का मतलब है। उसके बगल में हम एक जनजाति शब्द लिखे हैं। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की चर्चा करते हैं और जनजाति का विषय में नहीं जानेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या कभी कदार या कहीं भी व्यवहारिक जगह पर आमतौर से मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि जनजाति का मतलब होता है जो जंगल और पहाड़ में रहता है, उसको जनजाति बोलते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। जनजाति शब्द को संविधान के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और जो उस परिभाषा के अंतर्गत आता है उसी को जनजाति की मान्यता प्राप्त होती है। अब परिभाषा क्या है जनजाति? जनजाति का मतलब होता है कि जनजाति एक ऐसा अंतर विवाहित समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिसमें समगोत्रीय विवाह निषेध पाया जाता है और टोटेम संबंधी विश्वास पाया जाता है और जिसकी अपनी भाषा और संस्कृति होती है। ये 5 प्रकार का गुण जिसके अंतर्गत है वही जनजाति के दायरे में आएगा। क्या क्या बोले? अंतर विवाही समूह होता है, भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, टोटेम संबंधी विश्वास पाया जाता है, समगोत्रीय विवाह निषेध होती है। समगोत्रीय मतलब एक समान गोत्र के अंतर्गत विवाह नहीं हो सकता। समगोत्रीय विवाह निषेध यानी वर्जित पाया जाता है या कठोर रूप से वर्जित है। इस सीमा का उल्लंघन कोई भी जनजाति नहीं कर सकता। टोटेम संबंधी विश्वास पाया जाता है, जिसकी अपनी भाषा एवं संस्कृति होती है उसी व्यक्ति को जनजाति कहते हैं और वही जनजाति के दायरे में आता है। ये 5 प्रकार का क्वालिटी का होना जरूरी है। अब समझ गए हैं कि जनजाति किसको कहते हैं। अंतर विवाहित समूह का मतलब है किसी भी जनजाति को अपने समूह से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं होती है। टोटेम संबंधी विश्वास का मतलब है, टोटेम क्या है? टोटेम और टेबू एक नया पूरा चैप्टर ही है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। आप कहते हैं टोटम क्या है? टोटम की एक सिंपल परिभाषा है कि जनजातियों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि उनके गोत्र की उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार के टोटम से हुई है। यह टोटम कोई पेड़, पौधा, चेतन, अचेतन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे एक सहपाठी थे, उनमें टाइटल था और ट्राइब थे, उनमें टाइटल था लकड़ा। लकड़ा का मतलब होता है जनजातीय भाषा बाघ। तो जनजातीय लोग जो होते हैं वो अपने नाम के अंदर में कोई उड़ाव होगा, कोई हास्ता होगा, कोई ये लकड़ा होगा, ये सब उसका गोत्र है। लकड़ा है, उड़ाव है तो उड़ाव की शादी उड़ाव में नहीं होती। मुर्गू अगर है तो मुर्गू की शादी मुर्गू में नहीं होती, क्योंकि वो उसका गोत्र है। गोत्र को पीछे लगाते हैं। ठीक है, तो समगोत्रीय विवाह निषेध है। ठीक है, और जिसकी अपनी भाषा एवं संस्कृति, संस्कृति तो समझ ही रहे हैं, प्रथा परंपरा जो भी है उसकी अपनी होती है। विवाह करने की तरह उसमें अलग विधि पाया जाता है। आप भील जनजाति का नाम सुने होंगे, जिसके अंदर विवाह की एक पद्धति पाई जाती है, उसको बोलते हैं गोल गाधेरो। चारों तरफ लड़कियां होती है, वो नाचती है और लड़के बाहर से नाचते हैं। बीच में जो है ऊंचे स्थान पर कुछ ऐसी चीज़ों को रख दिया जाता है जो उसके पहुँच से बाहर हो, धूल वगैरह रख दिया जाता है। लड़के को लड़की का घेरा तोड़ करके उसको लाना पड़ता है, तभी उसको उस समूह के किसी लड़की से शादी कर सकता है। लेकिन उस पर भी आज के डेट में संस्कृति संपर्क का प्रभाव है,
पहले से पता होता है कि शादी किससे करनी होती है और वो उसी का सिलेक्शन करता है। खैर तो आगे की बात है। ये हम पहले लाइफ की बात कर रहे हैं। 5 प्रकार की विशेषताओं से जो युक्त है वही जनजाति है। ऐसा नहीं कि जंगल में रह गया जनजाति है। अगर जंगल में रहने वाला जनजाति होगा तो जितना फॉरेस्ट विभाग में काम करता है सब जनजाति हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो प्रजाति पर चलते हैं। प्रजाति क्या है, रेस क्या है? पूरे विश्व के प्रजाति, पहले प्रजाति का परिभाषा है। प्रजाति शुद्ध रूप से एक बायोलॉजिकल रीजन है, जैविकीय अवधारणा है। जैविकीय अवधारणा का मतलब ये है उसमें जो अनुवांशिक गुण का हो, ठीक है, अनुवांशिक गुण एक दूसरे से हस्तांतरित होती है, यही जैविकीय अवधारणा। एक प्रजाति को लोगों का एक निश्चित शारीरिक लक्षण होता है जिसको दूर से ही उसके निश्चित शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है ये किस प्रजाति से बिलोंग करता है, और उसके आने वाले जनरेशन भी उसी टाइप के शारीरिक लक्षण होते हैं। जैसे कि आप नेपाल चले जाते हैं, चीन चले जाते हैं, उसके बच्चे को आप देख के कह सकते हैं कि और ये चीन का निवासी है और इसका मदर फादर चीनी है। ठीक है, अगर कोई ऑस्ट्रेलियन है, अगर उसके बाल बच्चे को देख के कह सकते हैं कि इसके पिता ऑस्ट्रेलियन हुए या अमेरिकन हुए, इसका क्या स्वरूप रहा। तो ये इसका संबंध हमारे आनुवंशिक गुणों से आधारित है। वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएगा तो उसका आनुवंशिक लक्षण तो साथ में जाएगा, तो उसके आने वाले जनरेशन भी उसी टाइप के होंगे। यही है रेस, प्रजाति। और पूरे विश्व की प्रजाति को लगभग 3 भागों में बांटा गया है, और बाद में बहुत सारे मिक्स होने के बाद वो विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का विकास हुआ है। लेकिन मूल रूप से वैज्ञानिकों का मानना है यही 3 प्रकार के प्रजाति हैं, जिसको बोलते हैं कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्राइड। कॉकेसाइड प्रजाति के लोग ऑस्ट्रेलियन का जो शारीरिक लक्षण है उस तरह का होगा। आप देखिए नाक कैसा है, ओठ कैसा है, ठुड्डी कैसा है, बाल का रंग कैसा है, त्वचा का रंग कैसा है। इन सभी शारीरिक विशेषताओं एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है वो किस प्रजाति से बिलोंग कर रहा है। कॉकस मतलब व्हाइट होता है, ठीक है, इसलिए कॉकेसाइड बोला गया है। मंगोलाइड है, आप किसी चीनी आदमी को देख कर बता दीजिएगा कि चाइनीज है, उसका शारीरिक लक्षण कैसा है, नाक चिपटा है, ओठ धसा हुआ है, चेहरा धसा हुआ है, चेहरे पर कम बाल है, शरीर पर कम बाल है, आंख में एपिकेंटिक फोल्ड होता है, उसको सबसे आंख आईब्रो उसका ऐसे रहता है, तो तिरछा रहता है, उसको बोलते हैं एपिकेंटिक फोल्ड। हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक लक्षणों के आधार पर, निश्चित शारीरिक लक्षण और निश्चित शारीरिक लक्षण और सीरम के आधार पर, ब्लड के आधार पर कौन किस प्रजाति का, वो भी पढ़ेंगे। वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का वो बिंदु है। लेकिन यहाँ पे जानना है कि इसका ये तमाम शब्द जो है सो हम आंसर करने में, लिखने में इसकी आवश्यकता पड़ती है, और जब तक समझेंगे नहीं तो उसको हम समावेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। रेस की 3 प्रकार का है, कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्राइड। और आप निग्रो को तो आप जानते हैं, देखते हैं, बाल ऊनी होता है, ओठ निकला हुआ होता है, मोटा होता है, हाइट अधिक होता है ना। ये तमाम चीज़ों का जो जिसमें शारीरिक विशेषता है वो सब क्या है, वो निग्राइड प्रजाति का। यही मूल रूप से पूरी दुनिया में ये 3 प्रजाति है। ठीक है, अब आगे आता है प्रजातिवाद। आप सुनते होंगे जाति और जातिवाद, है ना, अलगाव और अलगाववाद। उसी प्रकार से प्रजाति है और प्रजातिवाद। ये बाद क्या होता है, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसका बहुत ये तो एक फुल क्वेश्चन बनता है एंथ्रोपोलॉजी में। ये भी जो है सो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक चैप्टर है बहुत बड़ा इसमें, प्रजातिवाद में। लेकिन सोशल एंथ्रोपोलॉजी और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी सब जगह इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इस चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। ये बात सब आता है जब कोई प्रजाति, इसको कैसे परिभाषित करें।
जब कोई प्रजाति अपनी प्रजाति को श्रेष्ठ समझ करके किसी दूसरे प्रजाति पर अत्याचार करता है, हीन भावना से देखता है, तो ये बाद की संकल्पना उत्पन्न होती है। तो ऐसी अवस्था को प्रजातिवाद कहते हैं। आपने हिटलर और नाजीवाद का नाम सुना होगा, आर्यवाद का नाम सुना होगा। ये तमाम चीज़ें का मूल कॉन्सेप्ट में प्रजातिवाद ही है। और प्रजातिवाद क्यों होता है? लोग क्यों कहते हैं कि हमारी प्रजाति श्रेष्ठ है? इसके पीछे क्या आधार है? इसके पीछे 4 आधार है। उत्तम रंग था, दूसरा है उत्तम रंग का आधार। दूसरा पॉइंट लिखे रक्त की शुद्धता एवं उच्चता का आधार। तीसरा है मानसिक योग्यता का आधार। देखिए, कोई कहता है हम गोरे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थोड़ा चर्चा करते हैं सभी लोग है क्या? उत्तम रंग का आधार बोलता है, कहता है कि भाई हमें गोरे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, देखने में बहुत स्मार्ट लगते हैं, इसलिए हम उत्तम हैं, अच्छे हैं, हम बेटर हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि ब्लड में मेलानिन की मात्रा होती है और यह मेलानिन की मात्रा भौगोलिक आधार पर निर्भर करती है। जिस क्षेत्र में गर्म जलवायु पाया जाता है वहाँ के लोगों में के त्वचा में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, और जहाँ पे गर्मी कम पड़ती है वहाँ के लोगों के त्वचा में मेलानिन की मात्रा कम होती है, और जो गर्म क्षेत्र में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है। जहाँ मेलानिन की मात्रा अधिक है वहाँ के लोग काले होते हैं, जहाँ मेलानिन की मात्रा कम है वहाँ के लोग गोरे होते हैं। बस ये वैज्ञानिक कारण है, मेलानिन की मात्रा पर है। इसमें उत्तम और आधम का कोई प्रश्न नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह प्रमाणित हो चुका है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं है, इसलिए प्रजातिवाद का कोई आधार नहीं। दूसरा देखते हैं रक्त की शुद्धता एवं उच्चता का देगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह भी प्रमाणित हो चुका है कि ब्लड में 4 ग्रुप हैं, ए बी और ओ, जो सभी जगह पाए जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कम अधिक हो सकती है किसी किसी क्षेत्र में, लेकिन सब जगह पाए जाते हैं, सभी प्रजातियों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोकेसाइड रहेगा तो उसके लिए कोई खास ब्लड ग्रुप होगा, मंगोलाइड होगा कोई खास ब्लड ग्रुप होगा। फ्रीक्वेंसी कम अधिक हो सकती है, लेकिन सब में होगी ऐसी बात नहीं। निग्राइड होगा उसमें खास ऐसी बात नहीं। तो हमारा जो है वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्चता का आधार भी नहीं है। कोई वैज्ञानिक अभी तक ये प्रमाणित नहीं किया है कि कौन सा ब्लड उच्च है और कौन सा ब्लड नीच है। ठीक है, एक है मानसिक योग्यता का आधार, मेंटल एबिलिटी। कहता है कुछ लोगों का मानना है, पहले मानना था कि अभी भी जो मानते हैं उनके मन में ये बातें हैं कि हमारी मानसिक क्षमता अधिक है। लोग ऐसा मानते हैं। किस आधार पर मानते हैं भाई? कि हमारा जो क्रेनियल डेंसिटी है, जो हमारी कपाल की क्षमता है, जो घनत्व है वो अधिक है, इसलिए हमारे अंदर का जो भेजा है, IQ है, वो अधिक है हमारे अंदर, इसलिए हम ज़्यादा तेज हैं किसी और प्रजाति की अपेक्षा। किसी प्रजाति का क्रेनियल डेंसिटी कम है, इसलिए उसके कम दिमाग है, इसलिए वो कम दिमाग है, हमारे पास ज़्यादा दिमाग है तो हम ज़्यादा श्रेष्ठ हो गए। ऐसी भावनाएं हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित हो चुका है कि बुद्धि का और IQ का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बुद्धि लब्धि। तो IQ का मानसिक योग्यता मतलब क्रेनियल डेंसिटी से कोई उसका रिलेशन नहीं है।
ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित हो चुका है। इस पर और चर्चा करेंगे, बहुत लंबा चर्चा करेंगे आने वाले क्लास में, चूँकि एक अलग चैप्टर ही है रेसिज्म, एक लंबा चैप्टर है जिस पर हम लोग बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो इस सब चीज़ों का है हम लोग अभी चर्चा किए दोस्तों, जाति, जनजाति, प्रजाति और प्रजातिवाद, इस पर हम लोग विस्तार से आगे भी पढ़ेंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट क्लासेस है, इन सब चीज़ों का आपके दिमाग में, जाति पढ़े, जनजाति पढ़े, इन सब की परिभाषाओं को हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आगे एक बिंदु है, फिर से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे सोशल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारा चीज़ें हैं, विवाह है, परिवार है, गोत्र एवं वंशावली है, टोटेम है, टेम्बू है, धर्म है, जादू है, युवागणी है, यूथ डॉर्मेट्री, बहुत मजेदार चैप्टर है। लगभग 20 को क्वेश्चन है, लेकिन आंसर सबका एक है। लंबा चैप्टर है लेकिन आंसर सबका एक ही है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इस पर। क्षेत्रगत कार्य परंपरा है, आर्थिक मनोविज्ञान है, राजनीतिक मनोविज्ञान। बहुत लोग राजनीतिक मनोविज्ञान पढ़ते हैं, जब उसे एक सिंपल सा पढ़ा जाता है तो भाई राजनीतिक संस्था किसको कहते हैं, राजनीति का मतलब क्या होता है, तो वो लोकसभा और विधानसभा बोलने लगते हैं। क्या लोकसभा और विधानसभा से राजनीतिक संस्था प्रकाशित हो जाएगी? नहीं। एक सिंपल सा परिभाषा है राजनीतिक संगठन, कानून, न्याय एवं सरकार के सम्मिलित रूप को राजनीतिक संस्था के नाम से जाना जाता है। तो कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। अभी कॉन्सेप्ट को 5 क्लास हम लेंगे, ठीक है, और ये मेरा पहला क्लास है कॉन्सेप्ट पर, और कल नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा ये लेकर के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारा बिंदुओं को लेकर आऊँगा। आपको आगे तैयारी करने में बहुत सहूलियत होगी। जो आदमी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं बिहार पटना से हूँ, और बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो को लगातार देखेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और आशा करते हैं कि आगे भी आप इस चैनल को देखते रहेंगे और आशीर्वाद आपका मिलता रहेगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी गुरु दीक्षा मिलता रहे कुछ ना कुछ, ताकि हमको भी अंदर से पावर बना रहे और आपके सामने हम नए नए बिंदुओं को लेकर आता रहूं। धन्यवाद।